डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यार साथियों, आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्ज़ाम है या थर्ड फेज का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए PGT सोशल साइंस या जिसको आप SST बोलते हैं या सामाजिक अध्ययन उससे का एक जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें से हम लोग आज सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र का या नागरिक शास्त्र का हम लोग आज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 40 MCQs को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो MCQs है आपके NCERT जो बेस्ड है या जो चैप्टर से NCERT टेक्स्ट बुक जो चैप्टर है उसी के चैप्टर के बेस्ड पे ये MCQs को तैयार किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और याद रखें इससे पहले हम लोगों ने PGT के लिए ST के जो इंपॉर्टेंट MCQs को देखा, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो ज्योग्राफी हो उसको भी सॉल्व करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस की अलग से क्लास तो रेगुलर क्लास चल ही रही है, आप वहाँ भी या जो PGT के लिए तैयारी करें उन भी एक बार इसको जरूर देख लें। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें से बताना है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। सही है ये। ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है, बिल्कुल है। ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय जो होती है वो नकारात्मक होती है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन 1 देखिए कि शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को हम ई मार्केट कहते हैं। तो ये कथन आपका सही है। इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर दी है। ये कथन भी आपका सही है। दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसमें से? कि पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर करता है। ऐसा नहीं है। ये बी ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय करती हैं, वहीं उनको लागू करने का नगर आयुक्त, जिसको आप कमिश्नर बोलते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष, महापौर तथा पार्षद दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिए कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार बदल सकते हैं। सही है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको यह देश के सभी अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तीसरा भी सही है। चौथा देखिए कि संविधान हमें यह नहीं बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ये ऐसा नहीं है, बताता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही कथन आपको चूज करना है कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए। ये उससे मतलब नहीं है। इसमें से आपको देखिए कौन कौन सा कथन, इसमें से आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया, सही है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हाल में ही जो आपका मंदिर बना है तो कुछ विशेष वजहों से बना है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। तो बनाने की छूट है, तो ये असत्य हो सकता है, पूरी तरह छूट नहीं है। तो जो बी है। दूसरा,
और यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ये भी सत्य है। तो इसमें दूसरा जो होगा वो असत्य होगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर होगा कि संविधान में प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, सत्य है। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली, शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं और इनमें से कौन सा उपाय सही है, तो आपको ये तय करना है। स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये भी सही है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, सही है। सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। केवल 3 सही होंगे, 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो जो विचार एवं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या है? तो परिसीमन का आधार क्या है कि जनसंख्या, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो शासन नहीं है वो है आपका दबाव समूह, बाकी उपक्रम और जनमत संग्रह और वापस बुलाना, ये तीनों ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन है। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, क्योंकि इसका जो चार्टर था इसी दिन को स्वीकार किया गया। IMF वर्तमान में कितने सदस्य हैं? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, तो उसका जो उसमें कितने मेंबर है? तो वर्तमान में इसमें लगभग 190 मेंबर है और याद रखिए इसकी जो स्थापना हुई 1944 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत इसलिए है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जा सके, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकतंत्र के पक्ष में इनमें से कौन सा तर्क अच्छा नहीं है? कौन सा तर्क इसमें से अच्छा नहीं है? या कौन सा लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है? ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? किससे? ध्यान से पढ़िए। तो लोकतंत्र के विस्तार में विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से इसमें मदद नहीं मिलती है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 16 ये आपको लोकतंत्र की दिशा में उनके बढ़ते कदम की ओर मिलाएं। तो जो चिली है, यहाँ आपका सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई, ऑप्शन ए का दूसरा। और जो नेपाल है, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, चौथा। और जो पोलैंड है, एक दल के शासन का अंत हुआ, यानी सी का तीसरा। घाना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होती है जनता में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि कथन 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, रेस्तरां में या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंद लगा दी। ठीक, ये तो आपका कथन सही है।
कथन सही है। कारण देखिए कि सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के लगभग 1 करोड़ 20 लाख यानी 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। कथन का कारण सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं लिख रहा, इस वजह से ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ये तो गलत हो गया। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, कर सकती है, सही है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये गलत है। तो दूसरा चौथा गलत, पहला तीसरा सही, तो केवल बी, केवल 1 और 2 असत्य नहीं यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में अदालतों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से आपको सही कथन छांटना और गलत कथन भी छांटना है। तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं और भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। देखिए एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को नहीं अपनाया, बिल्कुल ये आपका गलत है, बल्कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें होती हैं, इन्हीं अदालतों से आम लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, तो ये आपका सही है, पहला गलत हुआ, दूसरा सही। नेक्स्ट है कि दूसरे स्तर पर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, ये आपका सही है। और चौथा देखिए कि उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानना आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है, ये चौथा गलत हो जाता है। तो जो आपका पहला और चौथा है वो ऑप्शन सत्य नहीं है, आपको इसमें से बताना था, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 न्यायाधीश की वही भूमिका होती है जो खेलों में अंपायर के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें से आपको सही कथन, सत्य कथन नहीं है वो बताना है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे के संचालन करते हैं, सही है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन के पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं, ये भी सही है। चौथा देखिए कि न्यायाधीश अपने हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह का सजा दे, अपने हिसाब से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से, तो चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4 ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे दोस्तों, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सिविक्स का है, जो कि आपका 9th 10 या TGT SST के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चंस को सेट किया गया है, जितने भी MCQs हैं, आपके NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसको इसमें शामिल किया गया, उस आधार पर इसको शामिल किया गया है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22 लद्दाख के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको जो सत्य लगता है वो आपको बताना है कि यह जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कथन सत्य है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। दूसरा आपका गलत है, कश्मीर का मैटर है, तो ऑप्शन 1 सत्य है और दूसरा असत्य है। ये भेड़ जो आपका यहाँ के लोग खास कि उसकी भेड़ नहीं, वो बकरी होती है, भेड़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? कौन सी इसमें से लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए
प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये आपका सही है। और लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ये भी सत्य है आपका। तो जो सही कथन है वो आपके दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो चीन की संसद को हम क्या कहते हैं? चीन की संसद को हम क्वांगू रमीम दैव्य दाहुई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है क्या? जो ग्राम पंचायत की आमदनी या उसका जो आय का स्रोत है उसमें क्या क्या शामिल है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल नहीं, ये निगम कर है, तो ये शामिल नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, सही है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हुए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यानी जो प्रस्तावना है इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो है आपकी राजनीतिक समानता की, बाकी तीनों की व्यवस्था या व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन सर आइवर जेनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? ये था भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर अपनी इसने छाप छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 30, कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। कि अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हुए जो HC मुखर्जी साहब हुए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनको भी 11 दिसंबर 1946 को बतौर उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे। 29 अगस्त, याद रखिए इस समिति का चयन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये भी पूछ देता है कभी कभी। अगला प्रश्न 33, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से मिली? यानी किस देश के संविधान से आपने भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रियम्बल को शामिल करने का आपने प्रेरणा ली? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विचार सत्य हैं? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत के सभी सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं, सही है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, सही है। यानी आपके जो दोनों कथन है वो सही है, यानी डी एक और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं इसमें से? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये तो आपका 1907 में हुआ, ये आपका 1907। लखनऊ अधिवेशन जो आपका हुआ 1916 और कानपुर अधिवेशन हुआ आपका 1925 और बेलगांव जो अधिवेशन हुआ 1924। ये सही है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका केवल चौथा इसमें सुमेलित है, बेलगांव अधिवेशन 1924
बाकी तीनों सुमेलित नहीं है। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कथन 1 और कथन 2 इसमें से सही बताना है आपको। तो लक्ष्मी लारका झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार से आती है, ये आपका कथन सही है। लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है, ये भी सही है। तो ये कथन बी की कथन सॉरी 1 और 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से आपको असत्य कथन बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा ये बताना है आपको। भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून द्वारा लागू किया है, सही है। भारतीय शासन समानता के अधिकार को लागू करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, तो ऑप्शन 2, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें से दोनों कोई गलत नहीं है, न तो 1 न तो 2, यानी डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई, राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो 39 है इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, पर सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक या एमएलए कहलाता है, सही है। दूसरा देखिए कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, सही है। तो इसमें से असत्य कथन बताना था, तो कोई नहीं, सभी सही है, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है कि शहरी बाजार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। कि शहरों में एक ही छत के नीचे एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, सही है। कुछ शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है, सही है। और तीसरा, इन शहरी बाज़ारों में मिलने वाले सामान का दाम सस्ता होता है, बिल्कुल नहीं, महंगा ही होता है। इन बाज़ारों में ब्रांडेड सामान बहुत सस्ता मिलता है जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे बेचती हैं। तो सामान ब्रांडेड सामान सस्ता नहीं मिलता बल्कि महंगा मिलता है, तो ये भी गलत हुआ, तीसरा और चौथा गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, तीसरा और चौथा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी TRE 3 के लिए SST का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जो सिविक्स है या नागरिक शास्त्र उससे संबंधित 40 MCQs को सॉल्व किया और ये जो था आपका NCERT बेस्ड था, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसको पढ़कर इसको सेट किया गया है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चला होगा। तो इसको सॉल्व करते रहिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। हम लोग तमाम पॉलिटिकल साइंस और TGT SST के लिए भी तमाम कंटेंट अवेलेबल या जो आपके प्रैक्टिस सेट है सॉल्व पेपर उसको अवेलेबल करा रहे हैं आपकी, ताकि फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।